पेरोल के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कंपनी के कुछ अर्निंग के जो लेजर थे वो देखे थे और कुछ एक डिडक्शन के लेजर देखे थे। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें हम देखेंगे कंपनी एम्प्लॉय से कुछ पैसे डिडक्ट करती है और डिडक्ट करने के बाद बहुत से के लिए उसके खाते में जमा कर देती है, और जब भी एम्प्लॉय को आवश्यकता होती है या पेंशन पर रिटायरमेंट होता है तब उसे वो पैसे वापस मिलते हैं। तो वो खाते किस तरह से क्रिएट करते हैं, पे हेड किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो आपको जाना है पेरोल इन्फो में और पे हेड पे जाना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। मेरे पास पहले से बने हुए हैं इसलिए मैं अल्टर में जाता हूँ और आपको एक एक दिखाता हूँ कि किस तरह से वो हम क्रिएट करेंगे। होता क्या है कि एक डिडक्शन होता है, एक कंट्रीब्यूशन होता है। डिडक्शन का मतलब है एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा और उसके खाते में जमा हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब है कंपनी अपनी तरफ से भी उस खाते में कुछ पैसे जमा करवाएगी, उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिडक्शन जहाँ शब्द आता है उस पे हेड का मतलब ये रहेगा कि ये एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा और उसके खाते में जमा होगा। सबसे पहले हम पीएफ का जो खाता है वो देखते हैं, पीएफ डिडक्शन देखते हैं। एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन हम देखेंगे। एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय की जितनी भी सैलरी होगी उसमें से कंपनी 12% डिडक्ट करेगी और उसके पीएफ अकाउंट के अंदर 12% जमा करा देगी। 12% जमा करवाने के बाद कंपनी भी अपनी तरफ से कुछ पीएफ अकाउंट के अंदर डालेगी, उसे हम कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो ये पहला हम देख रहे हैं वो कंपनी पीएफ डिडक्शन का जो पे हेड है वो देख रहे हैं। एम्प्लॉय ईपीएस डिडक्शन 12% हमने इसका नाम दिया है। पे हेड टाइप ये एम्प्लॉय डिडक्शन रहेगा, स्टेटरी डिडक्शन रहेगा, और इसका जो स्टेटरी पे हेड टाइप है वो पीएफ अकाउंट 01 रहेगा, और ये कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी, क्योंकि कंपनी को ये जमा कराना है। और जब कंपनी ये एम्प्लॉय की सैलरी से ये डिडक्ट होगा तो इसकी जो नेट सैलरी उसको इफेक्ट करेगा, इसलिए इसको हमने यस रखा है। ईपीएस डिडक्शन जो 12% है वो हमने 12% रखा है, और कैलकुलेशन टाइप और कैलकुलेशन पीरियड ऑटो सेट रहते हैं, ऑटोमेटिक रहेंगे। नॉर्मल राउंडिंग 1 रखना है। ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला में बेसिक सैलरी पे आपको 12% डिडक्ट करवाना है और इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद कंपनी भी इसमें कुछ ना कुछ जमा करवाती है, जो है 4%। उसकी जो भी सैलरी बनेगी उसका 4% कंपनी भी अपनी तरफ से उसके खाते में जमा कराएगी पीएफ में। तो ईपीएस 4% देखते हैं। ईपीएस 4% कंपनी कंट्रीब्यूशन में आएगा, इसलिए हमने एम्प्लॉय स्टेटरी कंट्रीब्यूशन लिया है, न कि डिडक्शन लेना है। डिडक्शन में कंपनी उसकी सैलरी में से काटेगी, कंट्रीब्यूशन में अपनी तरफ से मिलेगी। तो कंपनी अपनी तरफ से 4% तो उसका 12% तो उसकी सैलरी से काटती है और 4% अपनी तरफ से उसके पीएफ में ऐड करती है। तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय स्टेटरी कंट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट नंबर 1। कंपनी के लिए ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इसलिए ये कंपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में एक्सपेंसेज में लेगी इसको। और ये जो कैलकुलेशन टाइप और कैलकुलेशन पीरियड है ये ऑटो रहेगा, और आपको यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग 1 रख के लिमिट 1 रख लेनी है। स्पेसिफाई फॉर्मूले में जब भी आप जाओगे तो यहाँ आपको एम्प्लॉय डिडक्शन ईपीएस डिडक्शन 12% और सब स्ट्रेक करना है, उसमें से माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 9%, और इसके बाद आपको जितना भी बचता है उसका 100% इस खाते में डाल देना है। 12 में से 9 काट करके बाकी जो बचेगा वो इसके खाते में यहाँ डल जाएगा। तो हमने ये इसके खाते में 100% जमा करवा दिया है। इसके बाद जो आगे का लेजर होता है वो एम्प्लॉय के खाते के अंदर से एक इंश्योरेंस के पैसे करते हैं। इंश्योरेंस क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी एम्प्लॉय काम कर रहा है यदि उसके दुर्घटना होगी कोई भी, तो उसे इंश्योरेंस के कुछ पैसे मिलेंगे, और वो पैसे उसकी जो सैलरी से इंश्योरेंस के कट रहे हैं वो मिलेंगे। तो हम सबसे पहले इंश्योरेंस का देखते हैं। डिडक्शन का एम्प्लॉय की सैलरी से 1.80% पैसा कटता है और वो एक इंश्योरेंस वाली कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी इंश्योरेंस कर देती है। भविष्य में कभी भी कोई दुर्घटना होगी तो उसे वो पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा। एम्प्लॉय ईएसआई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में डिडक्शन 1.8 हमने लिया है। एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के खाते में हम डालेंगे। ये कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी है, इसकी नेट जो सैलरी वो इफेक्ट हो रही है इससे।
ESI डिडक्शन 1.8 हमने लिया है। और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप और कैलकुलेशन जो पीरियड है वो एटोसेट रहेगा। नॉर्मल राउंडिंग 1 ली है हमने। ऑन स्पेसिफाई फार्मूला हमने लिया है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 1.80% क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा और उसके एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो अकाउंट है उसमें जा कर के जमा हो जाएगा और वहाँ से इसकी एक इंश्योरेंस हो जाएगी। इसके बाद कुछ इस इंश्योरेंस में कंपनी का भी योगदान रहता है जो हम कंट्रीब्यूशन के नाम से बनाएंगे। जो हमने देखा है एम्प्लॉय ESI कंट्रीब्यूशन 5%, 1.80% तो वो कंपनी उसके एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट करती है, बाकी 5% कंपनी खुद उसके इंश्योरेंस खाते के अंदर जमा करती है। तो हमने ये 5% कंपनी कंट्रीब्यूशन कर रही है, उसका जो पे हेड है वो बनाएंगे। एम्प्लॉय स्टेटरी कंट्रीब्यूशन, ये भी उसी खाते में जाएगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, उसकी नेट, क्योंकि ये कंपनी डाल रही है तो उसकी नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा। कैलकुलेशन टाइप और कैलकुलेशन पीरियड एटो रहेंगे। नॉर्मल राउंडिंग 1 रखना है। ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला में बेसिक सैलरी आपको रखनी है। बेसिक सैलरी का 5% के बराबर ये कंपनी उसके खाते में जमा करवाएगी। फिर है नेशनल पेंशन स्कीम NPS। यदि कंपनी अपने एम्प्लॉय को जब रिटायरमेंट करे तो कुछ पैसा मिले उसे, उसके लिए वो कुछ पैसा उसकी सैलरी से डिडक्ट करती है, तो वो होता है 11%। एम्प्लॉय NPS डिडक्शन 11%। एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन में लिया है। पेंशन के दो जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो 2 प्रकार के जो खाते होते हैं, एक टियर 1 एक टियर 2। टियर 1 कंपलसरी है, 11% काटना ही है। इससे ज़्यादा यदि एम्प्लॉय अपना पैसा कटवाना चाहता है तो टियर 2 के अंदर जमा होगा। तो हमने टियर 1 लिया है। ये कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटी है, इसकी जो नेट सैलरी है उसको इफेक्ट करेगा। डिस्प्ले हमें जो पे स्लिप है उसमें NPS डिडक्शन डिस्प्ले करवाना है। कंपाउंड वैल्यू मंथली ऑटोमेटिक रहेगा और नॉर्मल राउंडिंग 1 रह करके इसकी जो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला में हमें बेसिक पे लेना है और उसके बाद इसका जो नेट जो सैलरी है उसका 11% हम डिडक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंपनी भी इस नेशनल स्कीम जो पेंशन स्कीम है उसमें 11% कंपनी भी अपनी तरफ से डालती है, तो वो भी हम लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। एम्प्लॉय NPS कंट्रीब्यूशन 11%, एम्प्लॉय स्टेटरी कंट्रीब्यूशन में जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम टियर 1 में जाएगा। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, क्योंकि कंपनी अपनी तरफ से मिला रही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कंपनी दे रही है। NPS कंट्रीब्यूशन 11%, कंपाउंड वैल्यू और मंथली ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे 1 सेट करके बेसिक पे का हम 11% उसके जो नेशनल पेंशन स्कीम का टियर 1 है उसमें जमा कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेजर रहेगा वो हमारा हमने ये बना लिया। और इसके बाद ESP कंट्रीब्यूशन है, वो भी हमें एक लेजर बनाना है ESP कंट्रीब्यूशन का। इसके अंदर हमने ESP कंट्रीब्यूशन लिया है और ये 9% रहेगा। एम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन ESP जो अकाउंट नंबर है वो 10 है, उसमें हमने ये पैसा डाला है। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, ये कंपनी ही अपनी तरफ से जमा करवाएगी और इसमें एम्प्लॉय का कोई भागीदारी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय ने 12% PF में काट दिया है और ये जो PF है 12% है, उसका टुकड़े टुकड़े में कंट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है। तो ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला बेसिक सैलरी पे, यदि बेसिक सैलरी 7,500 है तो उसका 9% मिलेगा और 7,500 से ऊपर है तो वैल्यू के हिसाब से 540 रुपये उसके खाते में EPS के जो खाता है उसमें जमा होते रहेंगे। ये कंपनी अपनी तरफ से जमा करवा रही है। इसके बाद ये इसका हमने बना लिया था। हमें एक एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम भी हमें करनी होती है। इसका भी हमें जो
हेड है वो क्रिएट करना है। इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, और ये भी जाएगा एम्प्लॉय अदर चार्जेज में। EDS जो अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर 21 में हम जमा करेंगे। करंट लाइबिलिटी रहेगी, हमें काटना है उसका 0.8%, और यह भी हमें इसमें जमा करवा देंगे। और इसके बाद एक हमारे पास EDLSI का जो लिंक इंश्योरेंस है उसका कुछ चार्ज लगेगा, तो वो चार्ज भी हम यहाँ पे देख लेते हैं 0.50%। और यहाँ पे हमने ये भी इस तरह से लेजर बना दिया। यहाँ पे पे हेड में एम्प्लॉय अदर चार्जेज में रखा है EDLSI एडमिन चार्जेज, अकाउंट नंबर 22 में जाएगा। और इसके बाद आपको करंट लाइबिलिटी रखना है, और नेट सैलरी इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये कंपनी अपनी तरफ से चार्जेज जमा करवाएगी काट करके। तो इस तरह से क्या करेंगे, सभी जो लेज़र हैं वो एक एक हम क्रिएट कर लेंगे। ये लेज़र क्रिएट करने के बाद हमने सारे लेज़र क्रिएट कर लिए हैं। EDLISH ये हमने क्रिएट कर लिया है, अकाउंट नंबर 22 में जाएगा। एक बार में सारे जो पे हेड्स हैं वो दिखा देता हूँ। EDS कंट्रीब्यूशन का हमने जो पे हेड है वो क्रिएट कर लिया है। और इसके बाद EPS PF का हमने 4% जो है वो क्रिएट कर लिया है। डिडक्शन का हमने 12% जो है वो क्रिएट कर लिया है। एम्प्लॉय EPS कंट्रीब्यूशन 9% है, वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ESI 5% है, वो भी हमने यहाँ पे इंश्योरेंस में जो 5% जाएगा वो भी हमने क्रिएट कर लिया है। एम्प्लॉय ESI डिडक्शन 1.8 जो है वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर 11% कंट्रीब्यूशन करना है वो भी हमने कर लिया है, और डिडक्शन करना है वो भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो ये हमने पूरे लेजर हैं वो क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद PF एडमिन चार्ज का भी एक लेजर बनेगा जो 2.5 रहेगा, 2.5 रहेगा, वो हमने ले लिया यहाँ से। एम्प्लॉय अदर्स चार्ज में जाएगा। एडमिन चार्ज अकाउंट नंबर 2 में जाएगा। करंट लाइबिलिटी रहेगी, नेट सैलरी उसको इफ़ेक्ट नहीं करता है। और ये 750 से ऊपर जिनकी सैलरी है, 7500 से जिसकी भी ऊपर सैलरी है उसका 2.5% डिडक्ट होगा, उससे नीचे वालों का ये डिडक्ट नहीं होता है। इसके बाद हमें जो पे हेड है हमारे पास वो रहेगा सैलरी पेएबल, तो हमने ले लिया सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल का पे हेड है वो एकदम साधारण है, सैलरी पे हेड लिया है। यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल रखना है, करंट लाइबिलिटी रख करके सेव कर देना है। उसके बाद हमारा जो पे हेड है वो है PF पेएबल, और PF पेएबल को इसी तरह से PF पेएबल अकाउंट नॉट अप्लीकेबल, और अंडर हमें रखना है इसको करंट लाइबिलिटी। इसके बाद हमारा ESI पेएबल, इसी को इसी तरह से हमें क्रिएट करना है। इसके बाद NPS पेएबल, और ये भी इसी तरह से हमें क्रिएट कर लेना है। तो दोस्तों जितने भी पे हेड थे हमने सारे पे हेड क्रिएट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम इसकी जो सैलरी है उसको बनाएंगे, और वो है सैलरी डिफाइन, इनकम टैक्स डिटेल, और जो वाउचर टाइप है उसमें किस तरह से एंट्री करते हैं, ये हम आगे के जो पार्ट्स हैं उसमें देखेंगे। ये 2 पार्ट्स हैं, इसमें हमने अर्निंग और डिडक्शन के जितने भी लेजर थे वो सारे स्टेटर के साथ, टैक्सेशन के साथ, इनकम टैक्स जो लगता है उसके साथ सारे लेजर हैं वो क्रिएट करना देखे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये लेजर समझ में आए होंगे। धन्यवाद।